पिछले एक साल में डेट मार्केट के निवेशकों ने खूब पैसा बनाया, लेकिन हाल फिलहाल में आरबीआई के उठाए कदमों और शेयर बाजार में बढ़ती उठापटक ने डेट निवेशक को असमंजस में डाल दिया है। रिटर्न नेगेटिव हो रहे हैं और डर बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में भी है डेट फंड्स या अगर डेट मार्केट से जुड़े हर पहलू को आप समझना चाहते हैं तो योर मनी की इस खास पेशकश डेट फंड स्पेशल में दिए जाएंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और सभी सवालों के जवाब देंगे आज वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रस्तगी। आपका स्वागत है हेमंत जी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक सवाल से। डेट फंड्स होते क्या हैं? देखिए कविता, डेट फंड के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा एसेट एलोकेशन के बारे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर को समझने के लिए। जब भी हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो दो प्रोमिनेंट एसेट क्लासेस हैं, इक्विटी और डेट। अब इक्विटी में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? या तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड के द्वारा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम डेट की बात करें तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या? डेट इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं जिसमें गवर्नमेंट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो या बैंक्स हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वो पैसा बोरो करते हैं। जब भी उनको पैसे की जरूरत होती है तो वो पैसा कैसे लेंगे? इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा लेते हैं। एज एन इन्वेस्टर जब आप डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो, इसका मतलब है आप किसी को पैसा लेंड कर रहे हो, यानी आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो। जब भी आप पैसा उधार देते हो तो आप क्या चीज देखते हो? सबसे पहले आप ये देखते हो कि जिसको आप पैसा दे रहे हो क्या उसमें क्षमता है कि वो वापस आपको करेंगे, पैसा देंगे कि नहीं। तो इसके लिए वो जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट है उनको रेटिंग किया जाता है, रेट किया जाता है, जो किया जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, जैसे क्रिसिल या इक्रा है। कोई भी इन्वेस्टर को अगर इन इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना हो तो AA या उससे बेहतर जो रेटिंग वाले हैं इंस्ट्रूमेंट, उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि आप कितने समय के लिए पैसा उधार देना चाहते हैं और या जो सामने वाले जो ले रहे हैं वो कितना समय के लिए लेना चाहते हैं, यानी ड्यूरेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पैसा कितना मिल रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको। अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो होता है कूपन रेट, यानी जब आप किसी नए इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड या डिवेंचर में, तो उसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलता है उसको कूपन रेट बोलते हैं। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक्चुअली डेट मार्केट के ऊपर लिस्टेड भी होते हैं। वहां पे जब आप खरीदते हैं तो आप उसका एक प्राइस पे करते हैं। उस प्राइस पे जब आप अपनी रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं तो उसको यील्ड बोलते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। जितने भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको पैसा चाहिए होता है वो पैसा लेते हैं या तो शॉर्ट टर्म के लिए या तो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मान लीजिए अगर हम एक साल की बात करते हैं तो उन इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को अगर पैसा लेना है तो वो ट्रेजरी बिल्स के द्वारा लेते हैं, जो 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बैंकों को अगर एक साल का पैसा चाहिए तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, जिनको सीडीज कहा जाता है। अगर कंपनीज को अगर एक साल का पैसा चाहिए तो वो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, जिनको सीपीज कहा जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनको बोलते हैं हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। लॉन्ग टर्म में अगर इनको पैसा चाहिए, अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज यानी जीसेक जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके द्वारा करते हैं। पीएससी यूनिट्स को अगर पैसा चाहिए तो वो इशू करते हैं बॉन्ड्स, और अगर प्राइवेट सेक्टर को चाहिए तो वो इशू करते हैं डिवेंचर्स। ओके, ठीक है। जैसे इक्विटी में आपके पास ऑप्शन है वैसे डेट में भी ऑप्शन है। मेजोरिटी जो मैंने इंस्ट्रूमेंट की बात की वहां पे एज एन इन्वेस्टर आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा आसान तरीका है म्यूचुअल फंड के इनकम स्कीम्स। जितने भी इनकम स्कीम है ये सब इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन है वो अलग होता है। किसी में जीसेक ज्यादा है, किसी में पीएसयू डेट ज्यादा है, किसी में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ज्यादा है। तो जब आप इनकम फंड की हम बात करते हैं, यानी वो फंड जो इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ा आपको फायदा क्या है जब आप म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हो? एक ही इन्वेस्टमेंट से आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। मान लीजिए आप डायरेक्टली बॉन्ड या डिवेंचर खरीदें, कितने बॉन्ड डिवेंचर खरीदेंगे? यहां पर अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं किसी इनकम फंड में तो आपको वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है। दूसरा, जैसे मैंने क्रेडिट रेटिंग की जो बात की है, ये जो रेटिंग है कंपनीज की बदलती रहती है। एज एन इन्वेस्टर आपको उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। फंड मैनेजर के पास क्योंकि पूरी रिसर्च टीम है, वो उसको ट्रैक करते हैं। तो अगर उनको लगता है किसी कंपनी की रेटिंग अगर बदलने वाली है, कम होने वाली है, तो उससे वो सही समय पे निकल जाते हैं और आपको नुकसान से बचाते हैं। तीसरा, मेजोरिटी ऑफ जो इनकम फंड है वो ओपन एंडेड फंड्स हैं। ठीक है। तो आपको लिक्विडिटी मिलती है, आप जब भी चाहें पैसा ले सकते हैं, जब भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि अगर बॉन्ड डिवेंचर में आप खुद इन्वेस्ट करें तो हो सकता है अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालना हो तो शायद आप सही दाम पे और सही तरीके से डेट मार्केट के द्वारा ना निकाल पाएं। चौथा जो बड़ा फायदा है वो ये है कि जो रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि इनकम फंड जो है म्यूचुअल फंड का हिस्सा है, वो एक टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिलते हैं आपको। कैसे मिलते हैं? जैसे मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट में अगर आप लगाया या बॉन्ड या डिवेंचर में पैसा लगाया, जो भी इंटरेस्ट आप कमाते हैं
उसके ऊपर आपकी जो इनकम टैक्स का जो मार्जिनल टैक्सेशन रेट है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 साल के बाद अगर वो पैसा निकालते हैं तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कंसेशनल रेट यानी 10% के ऊपर होता है। तो अगर आप 20 या 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं तो अगर आप बैंक में इंटरेस्ट कमाएंगे तो आपको 20 और 30% का टैक्स देना पड़ेगा, यहां पे सिर्फ आपको 10% देना है। दूसरा, अगर आप इंडेक्सेशन क्लेम करते हैं तो आपको टैक्स जो है 20% पे देना है। यहां पे एक एग्जांपल की तरह से हम समझते हैं, मान लीजिए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं और आपको 9% इंटरेस्ट मिलता है आपकी बैंक एफडी के ऊपर। क्योंकि 30% आपको टैक्स देना है तो 2.7 आपने टैक्स दे दिया, आपको बचा कितना 6.3, ये आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न होगी। यही अगर आपने म्यूचुअल फंड के जो इनकम फंड में अगर इन्वेस्ट किया 10% अगर आप देते हैं टैक्स वहां पे तो 8.10 हो गया। इंडेक्सेशन क्या चीज है, मान लीजिए इन्फ्लेशन जो है 6% पे है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, तो जो आपका रिटर्न है 9 माइनस 6%, 3% बचा, उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है यानी 0.6, तो आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है 8.4 होगी। कहां 6.3 और कहां पे 8.10 और कहां पे 8.4। तो ये बहुत बड़ा फायदा है इनकम फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे मैंने कहा बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे, टैक्स बेनिफिट्स हैं, लिक्विडिटी है, तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है इनकम फंड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इन फंड में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि इनमें गारंटीड रिटर्न नहीं मिलते हैं। आप बॉन्ड डिबेंचर्स या अगर एफडी की बात करें तो आपको एक मेजर अट्रैक्शन क्या होती है कि आपको वहां पे फिक्स रिटर्न मिलता है। यहां पे ये बात सही है, फिक्स रिटर्न नहीं है, लेकिन जो पोर्टफोलियो यहां पे जो बनता है उसका पोटेंशियल जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा रिटर्न देने के लायक है। दूसरा, अगर हम पूरी पिक्चर को देखें, सारे बेनिफिट्स को अगर मिला के चलें, तो मुझे लगता है चाहे आप टैक्स पेयर हो, किसी भी ब्रैकेट में हो या आप टैक्स पेयर ना भी हो, तो भी मुझे लगता है इनकम फंड एक बहुत सही ऑप्शन है। इसके अलावा और कौन कौन से डेट फंड है जिनमें एक निवेशक निवेश कर सकते हैं? आपने कहा बहुत सारी वैरायटी भी है यहाँ पर, तो वो समझना चाहेंगे आप। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो इनकम फंड्स हैं उनमें पोर्टफोलियो बनता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का, पीएसयू डेट, कॉर्पोरेट डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। खाली फर्क इतना होता है कि इनके प्रोपोर्शन बदलते रहते हैं। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं, पहले लिक्विड फंड होते हैं। लिक्विड फंड मतलब क्या है, इनका जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है, पहले तो एक चीज मैं समझा दूं यहाँ पे कि जो मेजर डिफरेंशिएटर है जितने भी डेट फंड के अंदर, यानी जो फर्क है वो उनकी जो मैच्योरिटी है पोर्टफोलियो की, उसका फर्क है। इंस्ट्रूमेंट सब में वही है, तो किसी की मैच्योरिटी 6-7 साल होगी, किसी की 1 साल होगी, किसी की 3 महीने होगी। तो जैसे अगर लिक्विड फंड की बात करें, उनकी जो मैच्योरिटी रहती है जनरली वो 91 डेज तक रहती है। यानी अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो इस फंड में ना के बराबर ही वॉलेटिलिटी रहती है, काफी सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। जिस इन्वेस्टर को कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए अगर पैसा लगाना हो तो लिक्विड फंड उनके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहां पे आपको सेविंग बैंक के मुकाबले में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। यहां पे जो मैच्योरिटी है थोड़ी लिक्विड फंड से ज्यादा रहती है, मान लीजिए 6 महीने की होगी, तो अगर आपका टाइम होराइजन मान लीजिए 3 या 6 महीने का है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में पैसा लगाइए। ये लिक्विड फंड से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन इसका पोटेंशियल भी लिक्विड फंड से ज्यादा है। उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म फंड, जहां पे एवरेज मैच्योरिटी पोर्टफोलियो की करीब 1 या 2 साल की होती है, लेकिन आपका जो टाइम होराइजन है अगर वो 6 महीना, कम से कम 6 महीना हो और 1 साल के बीच का हो या 1 साल से थोड़ा ज्यादा भी हो, तो भी आप इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और लिक्विड फंड के मुकाबले में थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन इनका रिटर्न पोटेंशियल भी उन दोनों से ज्यादा रहता है। तो यहां पे जैसा मैंने कहा मैच्योरिटी का फर्क है। उसके बाद होते हैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इनकम फंड। ये जो फंड है ये काफी एक प्रोमिनेंट कैटेगरी है यहां पे। इसके अंदर भी एक बात समझना जरूरी है यहां पे कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उसके दाम बढ़ते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उनके दाम घटते हैं। वो क्यों होता है मैं बताता हूं आपको कि मान लीजिए पहले इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, अभी कम हो गया, और जब कम हो गया आपको तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से फर्क होता है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि डेट फंड्स क्या होते हैं और किस किस तरह के डेट फंड है, लेकिन जैसे कि मंजी आप बता रहे थे कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड में क्या रिलेशन होता है और किस तरह से डेट फंड्स में आपको रिटर्न मिलते हैं, ये समझेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डेट फंड्स की और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हेमंत सुस्पिगली। हेमंत जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड्स के बीच के रिलेशन की। ये समझाइए कि ब्याज दरों का और डेट फंड्स पर किस तरह का असर पड़ता है। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई थिंक जो भी इन्वेस्टर इनकम फंड में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत समझना जरूरी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। जैसा मैंने पहले कहा था कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड हैं, जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उनके दाम ऊपर बढ़ जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो बॉन्ड इशू हुए हैं वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हुए हैं। अभी जो बॉन्ड क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं वो कम इंटरेस्ट देते हैं, तो उन बॉन्ड्स की डिमांड ज्यादा होती है। क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है इसलिए प्राइस ऊपर जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी इनकम फंड हैं जब इंटरेस्ट रेट नीचे गिरते हैं उनकी एनएवीज ऊपर जाती हैं, उनके रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं। तो जैसे हम इनकम फंड कैटेगरी की बात कर रहे थे जैसे पहले, वहां पे भी 3 तरह के अलग तरह के फंड होते हैं। मतलब उस फर्क जो है स्ट्रैटेजी में है। पोर्टफोलियो मिक्स मोरलेस वही रहता है, फर्क होता है स्ट्रैटेजी में। एक होते हैं ड्यूरेशन फंड। ड्यूरेशन फंड का मतलब है कि इनकी जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है वो थोड़ी लंबी रहती है, 6-7 तक भी हो सकती है, कभी कभी उससे भी ज्यादा होती है। इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आए और क्योंकि आपका मैच्योरिटी ड्यूरेशन लंबा है तो आपको उस रेट कट का फायदा मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन पोटेंशियल तो है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है कि अगर उतना रेट कट नहीं हुआ जितना आप सोच रहे हैं या उतने समय में नहीं हुआ जितना समय में आप सोच रहे हैं तो काफी वॉलेटिलिटी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दूसरी जो स्ट्रैटेजी होती है इनकम फंड के अंदर वो होती है डायनेमिक बॉन्ड फंड। पोर्टफोलियो मिक्स मोरलेस वही रहता है, लेकिन यहां पे फंड मैनेजर जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो है उसको एक्टिवली मैनेज करते हैं। यानी मान लीजिए उन्होंने 50% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाला, 50% डेट में डाला। उनको लगा कि अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में प्रॉफिट बुक करने का टाइम है तो वो प्रॉफिट बुक करके दूसरे डेट खरीदेंगे। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो लॉन्गर ड्यूरेशन की होती हैं तो यहाँ पे ड्यूरेशन कम हो गया और जब भी चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उससे फायदा क्या होता है आपको कि अगर मान लीजिए कुछ उतार चढ़ाव ज्यादा हो तो डायनेमिक बॉन्ड फंड में जो नेगेटिव इंपैक्ट या जो इंपैक्ट आपको दिखेगा वो शायद इनकम फंड से ड्यूरेशन स्ट्रैटेजी वाले से कम मिलेगा। तीसरी जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक्रूअल स्ट्रैटेजी। ये जो फंड है अगेन ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। जब भी शॉर्ट टर्म के रेट बढ़ जाते हैं तो ये एक्रूअल स्ट्रैटेजी वाले जो फंड है वो पैसा जो है एक पर्टिकुलर यील्ड पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे वाईटीएम देखना है, यील्ड टू मैच्योरिटी कितना है। अगर वो जैसे अभी करंटली अगर हम देखें जितने भी एक्रूअल फंड हैं उनकी जो वाईटीएम है करीब 11 या 12% है। तो अगर आप ये मान के चलें कि उनके एक्सपेंसेस 1 या 1.5% हो तो भी आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है उनमें इन्वेस्ट करने की। तो ये 3 तरह के फंड यहाँ पे रहते हैं। एक और प्रोमिनेंट कैटेगरी है इनकम फंड्स की, फिक्स मैच्योरिटी प्लान। एफएमपी। ये क्या है? बेसिकली क्लोज एंडेड फंड है। अभी तक हम बात कर रहे थे ओपन एंडेड फंड्स की। ये एक तरह से फिक्स डिपॉजिट की जैसी है स्ट्रक्चर के अंदर। यानी 1 साल की एफएमपी भी हो सकती है, 3 महीने की एफएमपी भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए 1 साल की एफएमपी किसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की, जो भी पैसा फंड मैनेजर को मिलेगा वो उन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा जिनकी मैच्योरिटी 1 साल की हो। या तो उनकी मैच्योरिटी 1 साल की हो या जो बची हुई मैच्योरिटी वो 1 साल की हो। यानी आपने जो पीरियड फंड मैनेजर को दिया है और उन्होंने जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया दोनों को मैच किया। इसका फायदा क्या होगा, जो वॉलेटिलिटी रहती है वो निकल जाएगी। तो मान लीजिए मैंने किसी सेफ है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक रिस्क जो है डेट फंड के अंदर वो वॉलेटिलिटी का रिस्क है। तो अगर आपने 1 साल के लिए पैसा लगाया, 1 साल मैच्योरिटी हो गई और अगर मेरी क्रेडिट क्वालिटी अच्छी है तो मुझे जो भी इंटरेस्ट मिलना है वो मिलेगा, वो मैंने एज एन इन्वेस्टर आपको पास ऑन कर दिया। तो एक फिक्स मैच्योरिटी प्लान जो है ये काफी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ये तभी सूटेबल है इन्वेस्टर्स के लिए जब इंटरेस्ट रेट थोड़े ज्यादा हो। कम में ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। और एक होती है गिल्ड फंड्स। जैसा कि नाम से जाहिर है ये वो फंड है जो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें और कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो अगर हम देखें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सबसे सेफ है, लेकिन हम वॉलेटिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। देखिए ये भ्रम होता है इन्वेस्टर्स को कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा सेफ है। बिल्कुल सेफ है अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करें, जो मैच्योरिटी कभी कभी 30 साल तक हो सकती है। बीच में अगर आप पैसे निकाला, इंटरेस्ट रेट की जो वॉलेटिलिटी होती है सबसे ज्यादा इंपैक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड के ऊपर आता है। तो आई थिंक हर इन्वेस्टर जो गिल्ड में डालना चाहे वो ये समझ लें, मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर के लिए गिल्ड फंड कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह के ये ऑप्शंस जैसे हमने बात की इन्वेस्टर्स के पास आज अवेलेबल है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न्स की। पिछले 1 साल में तो लोगों ने खूब पैसे बनाए हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन तकरीबन पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं रिटर्न्स को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया है। फंड की परफॉर्मेंसेस को लेकर बहुत पैनिक क्रिएट हो गया है। इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? देखिए कुछ समय पहले हमने बात की इनवर्स रिलेशनशिप की। आई थिंक ये उसी का फायदा इन्वेस्टर्स को हो रहा था। पिछले 1 साल में हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट जो है नीचे जा रहे थे, तो जो भी इनकम फंड थे हर कैटेगरी के इनकम फंड ने अच्छे रिटर्न दिए।
क्योंकि हमको लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं और आगे भी जाने वाले हैं। लेकिन ये सिचुएशन जो है पिछले कुछ हफ्तों में बदल गई। सही मायने में अगर देखें तो शायद जून के महीने से ये सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। सबसे शुरुआत जो हुई वो ही अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने जब लिक्विडिटी को थोड़ा टाइट करने की बात की, जो 85 बिलियन के जो डॉलर्स के जो हर महीने जो बॉन्ड्स खरीदते थे वो उन्होंने कहा कि उसमें अब वो कमी करने वाले हैं। उससे इमीडिएटली आई थिंक इंटरनेशनली डेट मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, हमारी मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ा उसका। उसी समय पे जब क्रेडिट पॉलिसी आई, हालांकि इन्फ्लेशन रेट नीचे था, उसके बावजूद क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा था, रिजर्व बैंक ने कोई भी रेट चेंज नहीं किया। यानी जो सीआरआर जो बैंक मेंटेन करते हैं उसको 4% पे रखा। रेपो रेट यानी वो रेट जिस पे रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा देते हैं वो सेम रखा, और जो रिवर्स रेपो रेट यानी जिस रेट पे बैंक आरबीआई के साथ पैसा पार्क करते हैं वो भी वही रखा। तो 7.25 और 6.25 कोई भी रेट वहां पे उन्होंने चेंज नहीं किया। उस समय से डेट मार्केट के अंदर जो रैली चल रही थी वहां पे वॉलेटिलिटी आनी शुरू हुई, और उसका फर्क जो है वो इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न्स के ऊपर दिखने लगा। जाहिर सी बात है इनकम फंड क्योंकि उनकी मेच्योरिटी ज्यादा होती है वहां पे ज्यादा फर्क नजर आया, और जो शॉर्टर ड्यूरेशन के फंड है उनके ऊपर थोड़ा कम नजर आया। लेकिन ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हुई जुलाई के महीने में। 16 जुलाई को आरबीआई ने कुछ स्टेप लिए, क्योंकि रुपी जो जिस तरह से डिप्रिशिएट हो रहा था वो उनके लिए काफी बड़ी कंसर्न बन गई थी। तो उन्होंने आरबीआई ने अपना फोकस ग्रोथ से हटा के पूरा फोकस जो है वो इस चीज पे लगाया कि किसी भी तरीके से जो रुपी में जो फॉल हो रहा है उसको रोकना जरूरी है। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ वहां पे स्टेप लिए। पहला स्टेप उन्होंने क्या लिया कि पूरे जो बैंकिंग इंडस्ट्री की जो बोरिंग लिमिट थी उसको उन्होंने 1% पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी जो उनके डिपॉजिट है उसका 1% पे। दूसरा जो उनके पास एक फैसिलिटी रहती है, एमएसएल फैसिलिटी जो रहती है, जिसके द्वारा वो आरबीआई से पैसा लेते हैं, उसके अंदर जो रेट था पहले 8.25%, उसको बढ़ा के उन्होंने 10.25% कर दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि हम 12,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इशू करेंगे। पूरा पर्पज ये था, आरबीआई का ये मानना था कि रुपये में जो वॉलेटिलिटी है वो काफी हद तक एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से है। तो वो चाहते थे किसी तरीके से जो लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी को कम किया जाए। उसके चलते ही आरबीआई ने ये वहां पे स्टेप लिए थे। चलिए, तो यहाँ पर तो हमने समझ लिया है कि ब्याज दरों का और डेट फंड्स की परफॉर्मेंस के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन इस करंट सिनेरियो में क्या आपको डेट फंड्स में निवेश करना चाहिए या नहीं, ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। और मनी में आपका फिर से स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं डेट फंड्स की, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हेमंत सुस्तिगी। हेमंत जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से डेट फंड्स की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट हुआ है। ग्लोबल मेजर्स तो हैं ही, साथ ही घरेलू हमारे नेशनल लेवल भी कुछ मेजर्स उठाए गए हैं जिसकी वजह से डेट फंड्स की परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है। लेकिन अब सभी के मन में यही सवाल है कि क्या ये करंट सिनेरियो ठीक है डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का, डेट फंड्स में उतरने का? जैसे हम बात कर रहे थे पहले, जो भी आरबीआई ने स्टेप्स लिए उसका इमीडिएट इम्पैक्ट पहले हम समझ लेते हैं। उसका इम्पैक्ट ये था कि जो गवर्नमेंट जीसेक जो 10 ईयर जीसेक की जो यील्ड है जो 7.10 पे थी, सीधा बढ़ के 8.30 8.40 पे हो गई। उसका असर इन्वेस्टर्स के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पे पड़ा है। तो जितने भी जैसे मैंने कहा इनकम फंड है वहां पे पिछले 2-3 महीने के जो भी रिटर्न थे, इनफैक्ट जो इन्वेस्टर पिछले 3 या 4 महीने में आए थे उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वहां पे। वो देख रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो में 4 या 5% के नेगेटिव रिटर्न है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो भी इन्वेस्टर इन फंड में बने हुए हैं अभी, वो उसमें बने रहें। मुझे लगता है, और जैसा कि माना जा रहा है, कि आरबीआई ने जो स्टेप लिए हैं वो टेम्परेरी नहीं तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म है नेचर में। कुछ समय में जब फोकस ग्रोथ के ऊपर आएगा तो ये रिवर्सल होगी, और जब रिवर्सल होगी तो हम देखेंगे कि यील्ड फिर से गिरेगी। अगर इन्वेस्टर का टाइम होराइजन 15 से 18 महीने का है और वो एक अच्छे फंड में है, तो मेरी ये अपील है सबसे कि वो पैनिक करके इस अपनी इन्वेस्टमेंट को यहां से मत निकालिए। हो सकता है थोड़ा सा रिटर्न में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ जाए, बट जितना भी जो नेगेटिव रिटर्न आपको दिख रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि अभी नेगेटिव ही रहेगा। अगर आप 15 से 18 महीने, हो सकता है डेफिनेटली होगा। अगर आप 15 से 18 महीने आप अगर ये होराइजन देखे चले, नेगेटिव निकलेगा और आपको रिटर्न भी मिलेंगे। हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम मिले, लेकिन उसमें बने रहना चाहिए। तो सलाह यही है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम कोई फ्रेश इन्वेस्टर उतरना चाहे इस बाजार में, इस माहौल में, तो क्या ये सही स्ट्रैटेजी होगी? क्या करना
करना चाहिए? देखिए, ये सिचुएशन डिफिकल्ट है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए, लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं या उनको भी अगर नया इन्वेस्टमेंट करना है तो एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। एक तो शॉर्ट टर्म रेट्स काफी बढ़ गए हैं, फिक्स मैच्योरिटी प्लान एक काफी अच्छी ऑप्शन बन गई है अभी यहाँ पे, तो एक वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर हम करंट सीडी का रेट देखें और अगर हम उसमें से एक्सपेंसेस निकाल के चलें तो काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म फंड और जो अक्रूवल स्ट्रेटेजी की हमने बात की थी, वो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उनके वाईटीएम जो है करीब 11-12% तक पहुंच गए हैं, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो मैं चाहूंगा जैसे शॉर्ट टर्म कुछ फंड है, जैसे यूटीआई शॉर्ट टर्म देख सकते हैं, या अक्रूवल में अगर देखना चाहें तो बिरला शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी फंड देख सकते हैं, या रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड देख सकते हैं, या कोटक इनकम अपॉर्चुनिटी, इस तरह के जो फंड है वो देख सकते हैं। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी है, अगर आप थोड़ा रिस्क ले रिटर्न के लिए, तो डायनेमिक बॉन्ड फंड मुझे लगता है अभी भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे आईडीएफसी डायनेमिक बॉन्ड फंड है, लेकिन 20 या 30% अपना पैसा वहां पे लगाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहे, तो जैसा मैंने कहा फिक्स मैच्योरिटी प्लान देख लीजिए, या जो शॉर्ट टर्म है या जो अक्रूवल बेस्ड फंड्स हैं उनमें करिए। जैसा मैंने पहले कहा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली थोड़े डिफिकल्ट समय है, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। दोनों मिला के, जैसा मैंने कहा, अगर आप अपना समय 15 से 18 महीने रखें तो एग्जिस्टिंग में भी बने रह सकते हैं और फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का भी बहुत अच्छा मौका है। तो टाइम होराइजन आपका 15 से 18 महीने रहना चाहिए? देखिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितने भी इनकम फंड हैं वो कम से कम आपका 12 महीने का समय होना ही चाहिए। और क्योंकि जिस तरह के वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, करंट सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे मैं चाहूंगा कम से कम 3 से 6 महीने का अगर एडिशनल समय अपने आप को लेके चले तो आप वॉलेटिलिटी को टैकल कर पाएंगे, साथ ही जो पोटेंशियल है इस सिचुएशन से जो आपको मिल रहा है वो भी, उसका भी आप फायदा उठा पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सलाह आपको हेमंत दे रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो डेट फंड्स में बने रहे, घबराइए नहीं। जो मेजर्स लिए गए हैं वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से हैं, थोड़ा सा हो सकता है आगे चल के आपको अपने रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन फिलहाल पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं जो डेट फंड्स में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा है और वो डेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए हमारे साथ। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।